गुड इवनिंग, हाउ आर यू? सब ठीक? लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो मैंने चैप्टर क्लोज किया था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें जो सेकंड चैप्टर है, अगर आप देखो तो वो है कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन आपको याद हो, मैंने शुरू में एक वर्ड सिखाया था जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, है ना। और अगर किताब आपके पास है, अगर उसके आप पेज नंबर 196 पे जाओ तो वहाँ पे जो वर्ड नंबर 43 से लेकर 83 है, 43 से लेकर 83 वर्ड्स जो हैं वो सारे के सारे इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन्हीं वर्ड्स के बारे में नॉलेज देना चाहूँगी, ताकि सारे वर्ड्स अगर याद होंगे तो जब मैं पढ़ाऊँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो हो सकता है कुछ वर्ड्स आपको ऑलरेडी आते हों, तो हम तो सारे वर्ड्स देखेंगे, जिसको जैसा ज्ञान है उसके हिसाब से वो उसको इम्प्रूव कर लेगा। Now let us start with the words. I repeat, page number 196 of the book, word number 43 to 83, जो consideration chapter से related है, उनको संभालते हैं आज। गौर करिए, अब जो पहला वर्ड मुझे सिखाना है वो है prejudice। गौर करो, prejudice। prejudice का क्या मतलब होता है? prejudice का मतलब होता है bias। bias का क्या मतलब होता है? कि आप partial हैं, है ना। अगर आप पार्शियलिटी शो कर रहे हैं किसी की तरफ, भेदभाव जिसे कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? आपका वो प्रेजुडिस है। जैसे ही हैज़ प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रिलीजन पीपल, इसका मतलब है वो एक पर्टिकुलर लोगों को, एक पर्टिकुलर कॉम के लोगों को लेके जो है वो पार्शियल है, बायस्ड है, भेदभाव करता है। तो दैट इज व्हाट इज प्रेजुडिस। ये तो हो गया जब हम इंग्लिश लिटरेचर में प्रेजुडिस का मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। एक जो लॉ में वर्ड आता है उस इसी से ही बना है, प्रेजुडिशियल। अगर आप गौर करो, प्रेजुडिशियल, अगर मैंने बोला इट इज़ प्रेजुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, तो इसका मतलब आप हमेशा लॉ में निकालोगे हार्मफुल। बहुत वर्ड इम्पॉर्टेंट है, सीए फाइनल तक नहीं छोड़ेगा आपको, तो इसको आप हमेशा के लिए सीख लीजिए। अगर आप ध्यान से देखें, स्पेलिंग में अगर प्रॉब्लम आती है तो प्रेजुडिशियल, प्रेजुडिशियल, तो प्रेजुडिशियल क्या हुआ बेटा लोग? हार्मफुल। और उसके बाद एक जो नेक्स्ट वर्ड आपको देखना है वो है लेजिस्लेशन। अगर आप देखो, लेजिस्लेशन के बड़े सारे फॉर्म निकलते हैं, सारे सिखा देती हूँ, आप ध्यान से देखते चले जाइएगा। लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ, है ना। गवर्नमेंट इनैक्टेड और पास्ड अ लेजिस्लेशन, तो लेजिस्लेशन मतलब कानून जिसे बोलते हैं। अब एक आता है लेजिस्लेचर, है ना, एक वर्ड आता है लेजिस्लेचर। बुक में इतना नहीं दिया होगा जितना मैं आपको यहाँ पे सिखा रही हूँ, तो सीखते चले जाइए। लेजिस्लेचर क्या होता है? एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है और एक सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसने समझाया है कि देश में कानून जो है वो कैसे बनेगा। अब लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ, तो लेजिस्लेचर होता है लॉ मेकिंग बॉडी। लेजिस्लेचर क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी। इसका मतलब है कि वो बॉडी जिसने कानून बनाया है। और मैंने अभी भी बताया, हमारे देश में एक सेंट्रल लेजिस्लेचर है और एक स्टेट लेजिस्लेचर है। सेंट्रल लेजिस्लेचर हो गया जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और स्टेट लेजिस्लेचर हो गया जो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो दैट इज व्हाट इज लेजिस्लेचर। आई होप दिस क्लियर, सिंपल वर्ड था। और एक वर्ड होता है लेजिस्लेट, इसी से बना। लेजिस्लेट का मतलब होता है कानून निकालना। तो लेजिस्लेशन लॉ हो गया, लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी हो गया, और लेजिस्लेट हो गया कि आप लॉ बना रहे हैं ना। लेजिस्लेट मतलब टू मेक लॉ और टू इनैक्ट लॉ और टू पास एन एक्ट, कैसे भी बोल सकते हो। उसके बाद जो वर्ड आपको सीखना है वो सिंपल है। अगर आप देखें, वर्ड नंबर भी बता देती हूँ, 45 है। 45 नंबर है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनी। जैसे माइनर है, माइनर को 14 साल पे आप कहीं पे भी ट्रेनिंग के लिए अलाउ कर सकते हो। वो 14 साल का जब हो जाता है बच्चा, तो उसको हम अप्रेंटिस बना सकते हैं। तो अप्रेंटिस होता है जिसको आप सिर्फ ट्रेनिंग दे रहे हैं, आ रहा है आपके पास, सीख रहा है। एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा क्योंकि वो सिर्फ ट्रेनी है आपका, राइट। उसके बाद अगर आप देखो, सिंपल वर्ड है नेग्लिजेंस, सबको पता होता है। नेग्लिजेंस होता है लापरवाही। और उसके बाद जो वर्ड आता है फर्निश। फर्निश वर्ड इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसको समझो, फर्निश लॉ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। द अथॉरिटी फर्निश्ड हिम विद द इंफॉर्मेशन, ऐसे मैं सेंटेंस लिखती हूँ।
द अथॉरिटी फर्निश्ड हिम, लाइन से ना बहुत अच्छा समझ आता है। द अथॉरिटी फर्निश्ड हिम, इसका यूसेज भी आ जाएगा ना इससे आपको, फर्निश्ड हिम विद द इंफॉर्मेशन, है ना। द अथॉरिटी फर्निश्ड हिम विद द इंफॉर्मेशन, इसका क्या मतलब है? फर्निश का मतलब होता है प्रोवाइड, है ना, किसी को प्रोवाइड करना। तो प्रोवाइडेड, इसका मीनिंग क्या निकाल दोगे आप? प्रोवाइडेड। इसका मतलब क्या है? द अथॉरिटी फर्निश्ड हिम विद द इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है अथॉरिटी ने उसको इन्फॉर्मेशन दिया, उसको प्रोवाइड किया। यू हैव टू फर्निश मी, आप गौर करोगे हमेशा फर्निश के साथ विद आएगा। यू हैव टू फर्निश मी विद दिस इंफॉर्मेशन, है ना। तो फर्निश मतलब प्रोवाइड करना, उस व्यक्ति को वो चीज़ आप दे रहे हैं तो आप उसको फर्निश कर रहे हैं, राइट। लॉ में जब हम सेंस लगाएंगे इसकी। उसके बाद एक वर्ड आता है इसमें, ये वर्ड सीखिए, एक वर्ड है कॉम्पोजिशन। और ना इसको देखना मैंने कैसे याद किया था, जब फर्स्ट टाइम सीखा होगा या जैसे भी किया होगा। एक वर्ड आता है कॉम्पोजिशन, इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज़। देखते जाओ ध्यान से, इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्रोमाइज़। इसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग। अब इन तीनों में क्या खासियत है? तीनों में COM आ रहा है और P भी आ रहा है ना, तो उससे आप याद कर सकते हो, कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रोमाइज़, कंपाउंडिंग। फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट। कोई किसी के साथ एडजस्टमेंट कर रहा है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं अरेंजमेंट। जितनी वोकैबुलरी सीखोगे ना उतने बढ़िया बनोगे पढ़ाई में, तो इसलिए वर्ड सीखते चले जाओ। अब देखो इन सब का मीनिंग एक ही है, पांचों के पांचों वर्ड्स का एक ही मतलब है। तीन कैसे याद किए? सी से हैं, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं कि तीन तो क्या है जी? सी है, और दो क्या है जी? ए है। तो इससे आपको याद हो जाएगा। तीन सी से कौन से? उसमें भी एक बात कॉमन है, COMP, तो उससे आपको और जल्दी याद हो जाएगा। कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रोमाइज़, कंपाउंडिंग। फिर दो ए से हैं, एडजस्टमेंट एंड अरेंजमेंट, है ना। तो अब मीनिंग भी समझ आ गया कि कोई किसी के साथ अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तो उसका उसके साथ क्या हो रहा है? कॉम्पोजिशन हो रहा है या कंपाउंडिंग हो रहा है ना। जैसे कि एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझ आता है। एक मान लीजिए हमारे ए भाई साहब हैं, ठीक है। उन्होंने मार्केट में जो हमारे C1 हैं, C2 हैं, C3 हैं, ये इनके क्रेडिटर्स हैं, और ये भाई साहब बहुत परेशान हैं। इन तीनों ने इससे पैसा लेना है, और मान लीजिए इससे जो पैसा लेना है वो करीबन 2.5 करोड़ है, 2.5 CR। ही इज़ द डेटर एंड C1, C2, C3 आर क्रेडिटर्स, है ना। तो अब इसके पास कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खाली हो गया, इसके पास कोई प्रॉपर्टी, कुछ बुरे हालात चल रहे हैं, इंसान के फाइनेंशियल क्राइसिस है उसका। तो इसने क्या किया, एक दिन अपने सारे क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई अपने घर पे, ऑफिस में, उसका हमें क्या करना। तो उसकी मीटिंग बुलाई और कहता है, सर मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, मुझे माफ़ करो, मेरे पास पैसे नहीं है, जिस जगह पे बैठा हूँ जी बस यही एक प्रॉपर्टी है, तो मैं चाहता था आप मेरे साथ एक एडजस्टमेंट कर लो सर, एक कंपाउंडिंग कर देते मेरे लिए तो अच्छा था। क्रेडिटर्स बोले हाँ अभी क्या 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 चाहता है? बोले सर ये प्रॉपर्टी ले लो सर, ये मेरे नाम पर है सर, मैं कागज़ भी दिखा देता हूँ सर आपको, इसको बेच के ना आपका 2 करोड़ निकल आएगा, उसके आसपास तो निकल ही आएगा सर, ज़्यादा नहीं तो आसपास तो निकल ही आएगा। तो सर आप सब जानते हो कि मैंने आप सबका मिला के 2.5 करोड़ देना है सर। तो सर सच्ची बोलता हूँ सर, कान भी पकड़ता है सर, मैं सच्ची बोलता हूँ सर, मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप मेरी गर्दन पकड़ोगे तो सर गर्दन पकड़ने से तो पैसे भी नहीं आएंगे, जान लेने का तो सर कोई सेंस भी नहीं है सर, आप ऐसा काम करोगे भी नहीं, वैसे आप सब समझदार हो सर। तो सर पूरे दिन चल रहे हैं सर जी, साथ दो मेरा, तो ये प्रॉपर्टी आप ले लो, तीनों बेच दो इसको और अपना पैसा बांट लो सर आपस में सर, प्लीज़ सर। और बाकी जो 50 लाख है सर उसके लिए माफ़ी चाहूँगा सर, प्लीज़ सर। अब अगर वो ऐसे कह रहा है और वो फिर C1, C2, C3 आपस में बात करते हैं और फिर वो सोचते हैं चल यार इसके साथ बुरा वक्त है, अब जो आ रहा है हाथ में अच्छा है, तो बोलते हैं ओके। अब उन्होंने अगर अपनी प्रॉपर्टी जो है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी C1, C2, C3 को दे दी, तो C1, C2, C3 ने भी तो कुछ पैसा छोड़ा ना भाई। उनको वो प्रॉपर्टी बेच के मान ले 1 लाख 2 लाख ऐसे कितना है ये 2.5 करोड़ है ना, तो 1 करोड़ 90 लाख मिला, तो बाकी तो उसने 60 लाख छोड़ दिया ना। तो ये वो क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ ही तो कर रहे हैं अगले के साथ। अब इसको आप कॉम्पोजिशन बोल दो, कॉम्प्रोमाइज़ बोल दो, कंपाउंडिंग बोल दो, एडजस्टमेंट बोल दो, अरेंजमेंट बोल दो, आपकी मर्जी है।
लर्न करने का तरीका मैंने बता दिया। अब एक चीज़ के सारे वर्ड्स आने चाहिए। आप इतने वर्ड्स क्यों सिखाती हो? अरे भैया हमें क्या पता एग्जाम में कौन सा वर्ड यूज़ हो जाएगा, आपको क्या पता प्रैक्टिकल लाइफ में आपके सामने कैसी स्थिति आएंगी। वर्ड्स तो सारे ही आने चाहिए, तो इसलिए उसको मज़े से सीखते चले जाओ। मैं बहुत अच्छा सिखा सकती हूँ, आप सीखो। यस और नो? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो। अब नेक्स्ट वर्ड इसमें जो है वो है टू एक्नॉलेज, है ना। एक वर्ड है टू एक्नॉलेज। रटा मत करो, देखा करो शब्दों को ध्यान से। अब एक्नॉलेज स्पेलिंग आप भी सोच सकते हो, नॉलेज के स्पेलिंग नहीं आते, सबको आते हैं, तो वही तो है एक्नॉलेज, है ना। एक् फिर तो नॉलेज ही लिखा है, देख ले अच्छे से, है ना। तो एक्नॉलेज मतलब टू पुट इनटू द नॉलेज ऑफ। एक्नॉलेज क्या होता है? टू पुट इनटू द नॉलेज ऑफ। अब ये क्या होता है? टू पुट इनटू द नॉलेज ऑफ, दूसरे के नॉलेज में डालना, और क्या है, उसको बता देना। जैसे मैंने बोला बेटा आप जब पहुंच जाओगे ना, सपोज मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैंने कहा जब आप वहाँ पहुंच जाओगे आप एक्नॉलेज कर देना, इसका मतलब यू पुट इनटू माय नॉलेज कि आप वहाँ पहुँच गए हो। सोचो, यस और नो? अब जैसे ना एक और वर्ड सीख, रजिस्टर्ड पोस्ट होता है। कौन सा पोस्ट होता है? रजिस्टर्ड पोस्ट। अब रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है? जैसे हम लेटर भेजते हैं कभी कभी, अभी ये वर्ड काम नहीं आएगा लेकिन कहीं और किसी चैप्टर में आ जाएगा। अब रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है? जिसमें हमने ना पोस्ट ऑफिस वालों को एक लेटर दिया और हमने कहा जी हमने इसकी रजिस्टर्ड पोस्ट करानी है, तो इसका मतलब है, अब रजिस्टर्ड वर्ड किससे बना? रजिस्टर से तो बना है। रजिस्टर क्या होता है? जिसमें आप लिख दो तो वो रजिस्टर हो गया। तो वो क्या करते हैं, वो आपने किसको खत भेजा, कब भेजा, पोस्ट ऑफिस वालों को कब दिया, मतलब कहाँ से कहाँ खत जा रहा है और कब जा रहा है, ये बात वो अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेते हैं। अब एक सबूत हो जाता है उनके पास कि हाँ जी ये लेटर यहाँ से इस व्यक्ति विशेष ने यहाँ के लिए भेजी थी। अब कितना बड़ा सबूत हो गया तेरे पास। कल को कोई बोले जी आपने तो लेटर ही नहीं भेजी, तो आप क्या बोलोगे? भैया रजिस्टर्ड पोस्ट है, ठीक है। तो बोलेगे सबूत दिखा भैया रजिस्टर्ड पोस्ट है। तो अब ऐसे में जो आपके पोस्ट ऑफिस वाले हैं वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट जब आप करते हो तो वो आपको एक स्लिप देते हैं जिसमें लिखा होता है जी हाँ जी हम आपकी नॉलेज में डाल रहे हैं, ये लेटर यहाँ से वहाँ पोस्ट हमारी तरफ से हुई है और हमने इसकी एंट्री अपने रजिस्टर में करी है। तो ये कौन सी पोस्ट हो गई? रजिस्टर्ड पोस्ट। और उसकी पोस्ट ऑफिस वालों ने आपको क्या दी? एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि उन्होंने आपके नॉलेज में डाल दिया एक तरीके से कि हाँ जी हमने आपका ये काम कर दिया है। अब वो जो एक्नॉलेजमेंट मिली है वो आपके लिए सबूत का काम करेगी, जिससे आप बता सकते हो देखिए मैंने पोस्ट को रजिस्टर करवाया था तो ये लेटर तो गया, आप बोल ही नहीं सकते कि मैंने पोस्ट नहीं करा है या मैंने लेटर भेजा नहीं है। यस और नो? तो सिंपल वर्ड है एक्नॉलेज। ऐसे सांस लेके बोलेगा, याद भी हो जाएगा, टू पुट इनटू द नॉलेज ऑफ, राइट। नेक्स्ट वर्ड देख जो सीखना चाहिए मेरे से, एड आइडम। अगर आपको याद हो एक वर्ड था कॉन्सेंसस, एड आइडम, याद है? वन माइंड, तो वो ऑलरेडी आपको आता है। फिर जो नेक्स्ट वर्ड है वैलिड। अब देखिए वैलिड अगर पहले सीखा तो कोई बात नहीं, रिपीट कर लेते हैं। वैलिड क्या होता है? नहीं सीखा तो आ जाएगा। वैलिड क्या होता है? वैलिड होता है जिसमें कोई कमी नहीं है, नो वीकनेस। किसी भी चीज़ में अगर कोई कमी नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं? भैया वैलिड ही तो है, इसमें क्या गलत हो गया? जैसे किसी ने बोला देखो जी उसने मुझे ऐसे कह दिया, तो मैंने कहा भैया क्या बात है, बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट दिया आपके लिए, ठीक है, ज़्यादा फील कर रहे हो आप ऐसे हो, उसने साफ साफ कह दिया तो आपको बुरा लग रहा है। इसका मतलब है जो भी उसने स्टेटमेंट दी है उसमें कहीं कोई वीकनेस, या कोई वीकनेस के लिए एक और वर्ड होता है नो लैकुना। लैकुना, लैकुना होता है वीकनेस। जैसे मैंने बोला सॉरी बेटा देर इज़ अ लैकुना इन योर पर्सनैलिटी। अब अगर मैंने बोला देर इज़ अ लैकुना, है ना, फिर से लिखते हैं इसको लैकुना, LACUNA। अब अगर मैंने बोला देयर इज़ नो लैकुना इन योर पर्सनैलिटी, तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी में कोई कमी नहीं है। और अगर मैंने बोला देयर इज़ वन लैकुना, इसका क्या मतलब है? एक वीकनेस है, उसको आप हटाइए। अब वैलिड का क्या मतलब होता है? जिसमें कोई भी वीकनेस नहीं है, जिसमें कोई भी कमी नहीं है। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने बोला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स चाहिए वो सब अगर उसमें हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है? वैलिड है। जैसे एक ऑफरर है, एक ऑफरी है, फिर वैलिड ऑफर है, वैलिड एक्सेप्टेंस है, फिर कंसिडरेशन है, फिर कॉम्पिटेंट पार्टीज़ हैं। अभी ये बोलूँगी ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा, धीरे धीरे इन्हीं चैप्टर्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कुछ बातों का होना ज़रूरी है। तो अगर वो सब बातें हैं तो हम क्या बोलते हैं? आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहीं कोई कमी नहीं है ना, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर। और इसको हम क्या बोलेंगे? अगर इतना लंबा ना बोलना हो, देयर इज़ नो वीकनेस, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इट इज़ अ वैलिड स्टेटमेंट। यस और नो? अब यहीं से एक और वर्ड आता है जो आगे है तेरी नोट्स में, उसको हम बोलते हैं वॉइड। वॉइड का क्या मतलब है? वॉइड का मतलब होता है नो सेंस,
है ना, मेरी वाली भाषा है, सीख, अच्छा समझ आएगा। नो सेंस का एक और मतलब लिख सकते हैं हम, नो रिलेशन, है ना, नो सेंस, नो रिलेशन, है ना। अब ये क्या है, अगर मैंने बोला जी ये, आप बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे आप ना एक माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो, है ना, एक वर्ड और साथ में सीख ले अभी के अभी, एक वर्ड आता है एब इनिशियो। इनिशियो अगर तू ध्यान से देखना तो इनिशियल से बना है, एब इनिशियो, ये INITIO, इनिशियो। तो एब इनिशियो क्या होता है, एब इनिशियो होता है सिंस बिगनिंग। एब इनिशियो मीन्स सिंस बिगनिंग। ध्यान रखना, अभी जब सारे वर्ड सिखा रही हूँ ना तो इकट्ठे ही चलेगा सब कुछ। सिंस बिगनिंग, अब ये वर्ड आता है सिंस बिगनिंग, है ना। अब सिंस बिगनिंग को हम ना एक और बोल सकते हैं, सिंस इंसेप्शन। बुक में दियो मैं सब, आप बाद में देखोगे समझ में भी आ जाएगा, अभी आप मुझे ही सुनो ध्यान से। तो जब मैंने बोला सिंस बिगनिंग या सिंस इंसेप्शन, तो एक ही बात है, इसका मतलब आपको दो वर्ड्स आ गए, एक बिगिनिंग और एक दूसरा वर्ड क्या है, इंसेप्शन। और एब इनिशियो का क्या मतलब है, सिंस बिगिनिंग, इसका क्या मतलब है, शुरू से ही। अब अगर मैं बोलूँ वाइड एब इनिशियो, वाइड का क्या मतलब है, नो सेंस, नो रिलेशनशिप, है ना, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो वो वाइड है। अब एब इनिशियो का क्या मतलब है, शुरू से ही, शुरू से ही जो है वो किसी चीज़ को बोलना एब इनिशियो, तो इसका मतलब है शुरू से, बस इतना सा, है ना। अब आगे ध्यान से देखियो। अब अगर मैं ये बोलूँ कि एक ना, सारे स्टोरी से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट कर बस। एक ना माइनर है, ठीक है, माइनर के साथ अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता जी, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉम्पिटेंट पार्टीज में होता है। तो माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है ना वो वॉइड है। लॉ क्या बोलता है, माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है। और अगर इसका मतलब बताऊँ तो इसका क्या मतलब है, इसका कोई सेंस, कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब है आप माइनर के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, माइनर जो बच्चा है उसका कोई नुकसान नहीं होगा। वो 18 साल से छोटा है, वो माइनर है, उसके साथ आप एग्रीमेंट कृपया ना करें। कानून ने साफ साफ आपको कह दिया कि अगर आप ऐसा एग्रीमेंट करेंगे तो इस एग्रीमेंट का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि ये कौन सा एग्रीमेंट है, वॉइड है, जिसकी कोई सेंस नहीं होती है। तो देयर इज़ नो सेंस, नो रिलेशनशिप, ठीक है। अब अगर इसको मैं और तरीके से बोलना चाहूँ तो इसको मैं बोल सकती हूँ, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। ध्यान से देखना, कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, वॉइड एब इनिशियो। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये भी मैंने कहीं दिया होगा शीट में, बताऊँ, ये वर्ड नंबर 56 है, अगर आप गौर करो साथ में अगर देखना चाहो तो वर्ड नंबर 56 है, जिसमें मैंने ये बात समझाई है कि जब मैं बोलती हूँ वॉइड एग्रीमेंट, माइनर के साथ जो एग्रीमेंट है वो क्या होता है, वॉइड, तो उसी को मैं बोल सकती हूँ वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे, अभी क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब एक होता है वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट, एब इनिशियो मैंने भी बताया था, उसका मतलब होता है सिंस बिगिनिंग। वॉइड का मतलब बताया नो सेंस, नो रिलेशन, है ना। तो वॉइड एब इनिशियो क्या हुआ, नो सेंस या नो रिलेशन सिंस बिगिनिंग, है ना। इसका मैं मीनिंग लिखूँ तो इसका क्या मतलब है, नो रिलेशन सिंस बिगनिंग या सिंस इंसेप्शन। इसका मतलब है कानून शुरू से ही आपका ये जो काम आप कर रहे हैं इसको मानने को तैयार नहीं है। इसका मतलब है अगर आपको प्रॉब्लम आई तो आप एनफोर्स नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें शुरू से ही कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमने आपको पहले से ही बोला है। इसका मतलब है अगर आप वॉइड एब इनिशियो बोलते हो तो नो रिलेशन सिंस इंसेप्शन बोलना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल सुन, कॉन्सेंट्रेट कर। एक ना बंदे ने ना एक एग्रीमेंट किया, ऑफर दिया कि ना मैं आपको अपना हॉर्स जो है वो बेचना चाहता हूँ, और हॉर्स की सेल का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ मान ले 20 अगस्त को, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब है ऑफर भी हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो आज 20 अगस्त को ये क्या है, तो आंसर आता है इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, ऐसा मानकर चल रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वैलिड। इसका मतलब है इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अब मान लीजिए जो डिलीवरी डेट था वो था तेरा 26 अगस्त, मान लेते हैं, ऐसे ही मानने में क्या जा रहा है ना। तो डिलीवरी होनी थी 26 अगस्त को, ठीक है। अब मान लीजिए 25 अगस्त को हॉर्स की डेथ हो गई, डेथ ऑफ हॉर्स। अब सोचिए, दिमाग लगाइए, मैं नहीं बताऊंगी, आप बता देंगे सोच के।
कि जो सब्जेक्ट मैटर है जिस चीज़ को आप डील कर रहे हो, इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, हॉर्स है। अब उस हॉर्स की हो गई डेथ, तो 26 अगस्त को डिलीवरी का सेंस है? आप सोचो कि हॉर्स की सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया 20 अगस्त को, 20 अगस्त को ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं है। अब उसकी डिलीवरी डेट डिसाइड हुई 26 अगस्त और 25 अगस्त एक दिन पहले हॉर्स की डेथ हो गई। अब आप क्या डिलीवरी कर सकते हो? अब बात आती है क्या किसी की गलती है हॉर्स की डेथ हो गई? कोई गलती नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा हॉर्स देंगे? नो, हम तो एक पर्टिकुलर हॉर्स के लिए डील करके बैठे हुए थे। इसका मतलब जब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड था ना, अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, देयरफॉर इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देखो तो ध्यान से, बहुत अच्छा समझ आएगा। पहले मैंने क्या बोला था यहाँ पे, वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? माइनर के साथ एग्रीमेंट आपको अलाउड नहीं है, तो इसलिए एग्रीमेंट को तो वॉइड बोल दिया, क्योंकि एग्रीमेंट के साथ वॉइड और वॉइड एब इनिशियो सेंस का कोई, वर्ड का कोई मतलब नहीं होता, उसके साथ हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर उसी को कॉन्ट्रैक्ट बोलना है तो उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो शुरू से ही वॉइड है, इसलिए उसको सही मायने में बोलना है तो कैसे बोलेगा, वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट। और जब ये हॉर्स की बात हो रही थी तो हॉर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी शुरू में, 20 अगस्त को सब बढ़िया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वैलिड। लेकिन 25 को उसकी डेथ की वजह से अब ये वैलिड नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, वॉइड। इसका मतलब फ़र्क क्या हुआ, जो पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो गया। फिर से बोल, जो पहले वैलिड था बाद में वॉइड हो गया, तो फिर उसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। लेकिन जो शुरू से ही वॉइड है उसको क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो। जो कभी वैलिड था ही नहीं, जो शुरू से ही क्या था, वॉइड था। शुरू से के लिए कौन से दो वर्ड सिखाए थे, एब इनिशियो, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट में फ़र्क होता है। दूसरी बात, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट एक ही बात होती है। तीसरी बात, एब इनिशियो शब्द का इस्तेमाल एग्रीमेंट के साथ नहीं होता, क्योंकि उसका कोई सेंस ही नहीं है। एग्रीमेंट या तो वैलिड होता है या वॉइड होता है, और कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी होता है, वॉइड भी होता है, और वॉइड एब इनिशियो भी होता है। समझ आया ना? तो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, बहुत अच्छा ध्यान रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और वर्ड आता है, देखो उसको, ये वर्ड आता है वॉइडेबल, है ना? अब ध्यान से देखना, इसके स्पेलिंग पे गौर करो, इट इज़ वॉइडेबल। अब जो वॉइडेबल है ना, वो दो शब्दों से बना है, वॉइड प्लस एबल, है ना? अब कभी भी एबल आ जाता है ना, तो इसका मतलब होता है उस चीज़ के लायक। के लायक बोलना तो हम क्या बोल देते हैं, एबल, है ना? जैसे आई एम एबल टू डू दिस, तो मैं इस चीज़ के लायक हूँ, मैं इसको करने के लायक हूँ, तो एबल का मतलब होता है के लायक। तो वॉइड एबल, इसका मतलब है वॉइड करने के लायक। अगर मैंने बोला वॉइड करने के लायक, तो इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम चाहें तो हम उसको वॉइड कर सकते हैं। अब ये क्या बात हुई, इसको सुनना पड़ेगा, ठीक है? स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी से ही सब कुछ क्लियर होता है, लॉ में ऐसा ही है। अब मान लीजिए ए और बी की स्टोरी है, ठीक है? और जो बी है, ही कमिटेड फ्रॉड। अब तेरे को पता है कमिटेड का क्या मतलब होता है ना? कमिटेड मतलब उसने किया। अब इसने क्या किया, उसके साथ फ्रॉड किया। किसके साथ? ए के साथ। तो अब इसने अगर फ्रॉड किया तो बाद में पता चल गया, ए के आंसू आए, उसने फिर केस किया उसके ऊपर, और उसने कोर्ट में प्रूव किया कि जज साहब इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो फिर ये कौन सी पार्टी है? तो आपको ध्यान आएगा, ये पार्टी एट लॉस है ना? क्यों? क्योंकि नुकसान इसी का हुआ है, तो ये कौन सी पार्टी हो गई, पार्टी एट लॉस। पार्टी एट लॉस के मैंने दो वर्ड्स और सिखाए थे, आपको याद है? एक होता है एग्रीव्ड, अगर आपको याद हो, है ना? ऐसे बार बार करने से याद हो जाएगा। एक होता है एग्रीव्ड और एक था प्लेंटिफ, है ना? याद है? एक था प्लेंटिफ। तो एक हो गया एग्रीव्ड पार्टी और दूसरा क्या हो गया, प्लेंटिफ, और तीसरा जो सिंपल अंग्रेजी तेरी, पार्टी एट लॉस। ठीक है? अब फिर से बात करते हैं कि बी ने किया फ्रॉड, ही कमिटेड फ्रॉड अगेंस्ट ए, राइट? नाउ ए इज इन ट्रबल, है ना? ही इज द पार्टी एट लॉस, ही इज अग्रीव्ड और ही इज द प्लेंटिफ, राइट? अब इसने कर दिया केस, तो जज साहब बोले भाई तू क्या चाहता है? बोले जज साहब मुझे ये डील नहीं करना इसके साथ, मेरे को बचाओ आप, ये तो धोखेबाज है, ऐसा वैसा। जज साहब बोले ओके ओके, चलो चलो ठीक है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। जज साहब क्या बोले कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइडेबल हो गया।
कहते हैं जज साहब ये क्या होता है वॉइडेबल, मेरे को आपकी भाषा नहीं समझ आ रही है। जज साहब बोले वॉइडेबल का मतलब है आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, आपकी दो चॉइसेस है, आपके पास दो ऑप्शंस है। बोले क्या जज साहब? कहते हैं अगर आप चाहो तो आप कंटिन्यू कर दो। पहली ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप कंटिन्यू करो। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो फिर आप इसको वैलिड रख सकते हो, है ना। कभी कभी होता है इंसान को शुरू में गुस्सा आता है किसी के ऊपर, फिर वो बाद में ठंडे दिमाग से सोचता है तो सोचता है चल यार इतना भी बुरा नहीं किया, तो ये डील मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो अगर आपको अभी भी लग रहा हो ना एक बार को भी कि आपको कंटिन्यू करना है, तो आप अभी भी कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इसको वैलिड कर सकते हो। बोला नहीं जज साहब मैं इसलिए आपके पास नहीं आया था, मुझे नहीं करना कुछ भी इसके साथ। जैसा बोले अरे भैया अभी मैं समझा रहा हूँ, मैंने बोला ना दो ऑप्शंस हैं, तुम बीच में क्यों परेशान हो रहे हो, पूरा सुनो बात को, ठीक है। चलो फिर से समझाता हूँ कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो गया है। इसका मतलब है पार्टी एट लॉस के बाद दो ऑप्शन होती है, बीच में मत बोलना, ध्यान से सुनना। पहली ऑप्शन है कि तुम उसे कंटिन्यू कर सकते हो, कंटिन्यू करते हो तो तुम उसको वैलिड रख सकते हो, और तुम तो बहुत दुखी हो रहे हो, तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है, तो तुम कंटिन्यू नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, तुम डिसकंटिन्यू करो, सो व्हाट। तो अगर तुम उसे डिसकंटिन्यू करते हो तो तुम भी समझदार हो, तुमने उसको वॉइड कर दिया। पहले क्या था, वैलिड था, असल में पता चला फ्रॉड हुआ, तो फ्रॉड जब प्रूव हो गया तो वो क्या हो गया, वॉइडेबल। वॉइडेबल होने से तेरे को दो ऑप्शन मिली, तुम चाहो तो कंटिन्यू करो तो वैलिड रखो, तुम चाहो तो डिसकंटिन्यू करो, तो फिर क्या कर दिया, वॉइड। इसका मतलब है ये वॉइड करने के लायक है, अगर तुम चाहो तो इसको वॉइड कर सकते हो। बोला अब बोलो तुम क्या चाहते हो, तो बोला जज साहब मेरे को इसके साथ कोई डील नहीं करना, ये अच्छा इंसान नहीं है, धोखेबाज है, मेरे को तो बचाओ। जज साहब बोले अच्छा तो तुम जाना चाहते हो, बोले हाँ जज साहब मैं जाना चाहता हूँ। जज साहब बोले अच्छा जाओ। फिर वो ना जाने लगा, फिर जब वो जाने लगा तो जज साहब ने बोला ओए रुक। बोला हाँ जज साहब अब क्या हुआ। जज साहब बोले उससे कोई फायदा तो नहीं उठाया था, कोई पैसा वैसा लिया हो तूने। तो बोला हाँ जज साहब 10,000 मेरे मुंह पे मार के गया था, बोला था वही काम करके रखियो बाकी बाद में, ऐसा गलत गलत भी बोला था इसने मेरे को। इसका मतलब है जज साहब बोले ओ भाई अगर तेरे को कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करने का है, तेरे को वॉइड करने का है, तो अगले का पैसा तो वापस कर। सोचो फिर से बात करते हैं कि जज साहब ने बोला कि ठीक है तेरे साथ फ्रॉड हुआ, अभी तेरा कॉन्ट्रैक्ट बोले तो वॉइडेबल, वॉइडेबल बोले तो तेरे पास कितनी ऑप्शंस है, टू ऑप्शंस है, तू चाहे तो कंटिन्यू कर, तू चाहे तो डिसकंटिन्यू कर। लेकिन भाई अगर डिसकंटिन्यू करता है तो उसका बेनिफिट तो रिस्टोर कर, है ना। जो तूने बेनिफिट उठाया उससे वो काहे को अपने जेब में रख के बैठा हुआ है, तो रिस्टोर द बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट, जो उसने तेरे को 10,000 दिया वो तो वापस कर उसका। और इस टू रिस्टोर द बेनिफिट को हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। देखो एक वर्ड है वहाँ पे रेस्टिट्यूशन, और इसको लर्न करना बहुत आसान है। रेस्टी